नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी गाइड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बुक 1 का समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। बैंकिंग यानी कि जो बैंकिंग है, भारत में किस प्रकार से बैंकिंग का उद्भव हुआ था, क्या कहते हैं, आखिरकार जो बैंकिंग के बारे में पूरा पार्ट क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं क्या आखिरकार। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, कंटेंट क्या क्या आखिरकार हैं। पहला है हमारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन किस प्रकार से किया जाता है, कैसा है, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा है केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ होता है एवं केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा जो है नोट जारी किया जाता है, जो एक तरह से सभी बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसके बारे में बताया गया। मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से करता है और मुद्रा पर जो नियंत्रण है ना, किस प्रकार से रखता है, उसके बारे में बताया गया है। पहले डिफिनेशन हम जान लेते हैं कि क्या क्या हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि कौन कौन से डिफिनेशन आखिरकार जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताया गया है। ये जान लेते हैं पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बैंक है ना, बैंक किसे कहते हैं, आखिरकार जो एक शाखा है ना, ये बैंक किसे कहते हैं, किस प्रकार का आखिरकार होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने का ऋण देने का कार्य करती है। यानी कि जो बैंक होती है ना, एक हिसाब से बहुत सारे जो ग्राहक होते हैं, जो उसका जो मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं बैंक का, जो लोग होते हैं, कई हजारों करोड़ों लोग होते हैं जो एक हिसाब से बैंक में जो अपने पैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जमा करते हैं। जैसे कि एक लॉकर, सिक्योरिटी के लिए एक लॉकर का भी यूज़ करते हैं, लॉकर के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके उद्देश्य से करते हैं, जिससे कि जमा करने पर उनको जो है ना ऋण भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। जो केंद्रीय बैंक है, ये किसको कहते हैं आखिरकार, जो है क्या केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक एक बैंक का वह वित्तीय प्रणाली है, सर्वोच्च संस्था, एक हिसाब से बहुत बड़ी सर्वोच्च संस्था है, जो देश के मौद्रिक में बैंकिंग ढांचे का संचालन, नियंत्रण तथा निर्देशन एवं निर्माण करती है, तथा देश के हित में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। उसे ही केंद्रीय बैंक बैंकिंग कहा जाता है। आखिरकार जो केंद्रीय बैंक होता है ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बैंक के रूप में जो है अपना अदा करता है, निर्माण अदा करता है। बैंकिंग किसे कहते हैं, जो बैंकिंग होता है ना, ये किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं एक बार। एक मिनट, सॉरी। बैंकिंग किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। बैंकिंग बैंकों के कार्य प्रणाली, जो बैंकिंग बैंक यानी कि जो बैंक होता है ना, बैंकिंग का अर्थ ये होता है, जो बैंकिंग बैंकों की कार्य प्रणाली को ही बैंकिंग कहा जाता है। इसका अर्थ ये, जो उसके अंदर कार्य किए जा रहे हैं, जो उसके अंदर बैंकिंग छोटे मोटे किसी ना किसी रूप में जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही बैंकिंग कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, आखिर जो वाणिज्यिक बैंक होता है, ज़्यादातर गाँव के इलाकों में होता है वाणिज्यिक बैंक। जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, जो सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लिंक होते हैं, उनको ही वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है आखिरकार। यहाँ सरल परिस्थितियों के रूप में होता है, वह अपनी कुल जमाओं के न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं एक हिसाब से अपनी जो कुल जमाएं होती हैं, इसमें से कुछ ना कुछ प्रतिशत ये कुछ रख लेते हैं, इसे ही वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। जो वाणिज्यिक बैंक है ना, मुख्य रूप से जो केंद्र बैंक है ना, मुख्य रूप से केंद्र बैंक के द्वारा इन छोटे मोटे बैंकों को कुछ ना कुछ अनुपात के रूप में पैसे दिए जाते हैं, ताकि ये रह सके अपने, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसे ही वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। रेपो दर किसे कहते हैं, जो रेपो दर है ये किसे कहते हैं आखिरकार, जो है क्या रेपो दर वह होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक होता है ना, केंद्र बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, इसे ही रेपो दर कहा जाता है। यानी कि जो रेपो दर है ना, इसका अर्थ यह है कि जो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं, जो केंद्रीय बैंक होता है ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनको किसी न किसी तरीके से जो केंद्र बैंक है कुछ ना कुछ जो ऋण प्रदान करता है, इसे ही रेपो दर कहा जाता है। आगे देखते हैं बैंक दर किसे कहते हैं। जो बैंक दर है वो किसे कहते हैं आखिरकार, जो है ये बैंक दर है क्या। बैंक दर जिस दर पर देश का केंद्रीय वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, उसे ही बैंक दर कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि जो केंद्रीय बैंक है, एक बहुत बड़ा बैंक, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को, इसका अर्थ यह है कि जो छोटे मोटे बैंक उसके अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर जो होते हैं शामिल होते हैं, उसे ही वाणिज्य बैंक कहा जाता है, उसे ही बैंक दर कहा जाता है।
रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं? जो रिवर्स रेपो दर है आखिरकार जो उल्टा आखिरकार है क्या, इसके बदले क्या मिलता है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो रिवर्स रेपो दर होता है ये किस प्रकार से होता है। इसका अर्थ ये है कि आसान शब्दों में इसका अर्थ ये है कि जो केंद्रीय बैंक हैं जैसे कि वाणिज्य बैंकों की या अन्य प्रकार की जितने प्रकार की बैंकें होती हैं उनको जो ऋण प्रदान करता है उसका परसेंटेज क्या उन जो वाणिज्य बैंक है उनको कुछ ना कुछ अनुपात के रूप में मिलता है या नहीं मिलता, कुछ परसेंटेज के रूप में उन्हें मिलता है या नहीं मिलता उसके बारे में बताया गया है। यहाँ रेपो रेट का उल्टा होता है। यहाँ वह दर होता है जिस दर पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन का ब्याज मिलता है। इसका अर्थ ये है कि जो वाणिज्य बैंक है, छोटे मोटे जो बैंक है वो जो ऋण है आरबीआई में जमा करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक हिसाब से धन मिलता है अनुपात के रूप में, उसे ही रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। इसका मतलब जो उल्टा पैसे वापस मिल जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। आगे देखते हैं व्यापारिक बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं। जो व्यापारिक बैंक होते हैं ना इसका क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं ये जान लेते हैं। पहला है हमारा जमा स्वीकार करना। आखिरकार जो जमा स्वीकार करना किस प्रकार से हम जमा अपने पैसों को करते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट ही हमारा यही है कि जो किस प्रकार से आखिरकार जो हम पैसे हैं ना उसको जमा करते हैं उसके बारे में बताया गया है। व्यापारिक बैंकों का मुख्य जो व्यापारिक बैंक है ना इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जमा स्वीकार करना, पैसे जो होते हैं अधिक मात्रा में जमा किया जाता है उसको, और जो लोग होते हैं ना अपनी नगद राशि को कुछ ना कुछ जैसे कि चेक द्वारा या फिर अन्य गैर जमा के रूप में जमा करवाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो अधिक मात्रा में जैसे चेक के द्वारा या फिर पर्ची के द्वारा या फिर हम एटीएम के द्वारा अन्य प्रकार की सेवाओं के द्वारा जिससे भी हम पैसे जमा करवाते हैं उसे जमा राशि कहा जाता है, उसे जमा स्वीकार राशि कहा जाता है। आगे देखते हैं दूसरा हमारा है चेक जमा क्या होती है। इसका अर्थ ये है कि जो चेक द्वारा किस प्रकार से हम पैसे को आखिर जमा करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में बताया गया है। चेक जमा वह जमाएं होती हैं जिन्हें किसी भी समय चेक जारी करके निकलवाया जा सकता है, उसे ही चेक जमा कहा जाता है। आसान शब्दों में लिखा है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। गैर चेक जमाएं क्या होती है, आखिरकार जो गैर चेक जमाएं होती है किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। गैर चेक जमाएं वह जमाएं होती हैं जिन्हें चेक जारी करके किसी भी समय नहीं निकलवाया जा सकता है। इसका अर्थ ये है ना कि जो चेक होता है ना उसका एक तरह का टाइम पीरियड होता है, समय अवधि के अनुसार ही वो चेक जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसके बाद में वो चेक बेकार हो जाएगा। जैसे कि बाउंस हो जाएगा चेक, अगर उस डेट में अगर आपके पैसे निकलते हैं अगले डेट तक वो बाउंस हो जाएगा चेक, उसके बदले में आपको पैसे भी चुकाने पड़ते हैं, भुगतान भी करने पड़ते हैं। इन जमाओं को निश्चित समय अवधि के समय ही निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। आखिरकार जो केंद्रीय बैंक है इसके क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार से आखिर जो केंद्रीय बैंक हो वो अपनी शाखाओं को किस प्रकार से चलाता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो केंद्रीय बैंक है क्या आखिरकार। पहला हम ये जान लेते हैं कि जो बैंकों का बैंक है ना ये किस प्रकार से कार्य करता है। आखिरकार जो बैंकों का बैंक होता है जैसे कि केंद्रीय बैंक है तो किस प्रकार से छोटे मोटे बैंक को जो वाणिज्य बैंक होते हैं गांव में अन्य प्रकार के जो बैंक होते हैं नवाड़ा के रूप में होते हैं तो उनकी किस प्रकार से ये हेल्प करता है, मतलब किस प्रकार से उनको एक हिसाब से आदेशानुसार उसके केंद्रीय बैंक के आदेशानुसार के रूप में जो छोटे मोटे बैंक होते हैं ना उसको कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में बताया गया है। केंद्रीय बैंक में बैंकों के लिए बैंकों का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के साथ वही संबंध होता है जो कि व्यापारिक बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ होता है। यहाँ वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अनेक प्रकार से जमाएं स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है। आगे देखते हैं दूसरा हमारा ये नोट जान लेते हैं कि नोट क्या है। आखिरकार जो नोट यहाँ वह दर होती है जब बैंकिंग होती है ना मुख्य रूप से यहाँ वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक होता है वाणिज्य बैंकों को ऋण आपातकालीन प्रदान करता है, उसे ही रेपो दर कहा जाता है। इसका अर्थ ये समझाने को प्रयास किया है मैंने कि आखिरकार जो केंद्रीय बैंक होता है किस प्रकार से एक बहुत बड़ा बैंक के रूप में माना जाता है। जो वाणिज्यिक बैंकों को तथा जो नवाड़ा के रूप में जो बैंक होते हैं अनेक प्रकार के उनको किस प्रकार से जो केंद्रीय बैंक है कैसे आखिरकार जो ऋण है वो प्रदान करता है। अल्पकालीन ऋण का अर्थ ये होता है किसी न किसी परिस्थिति में जो है जो केंद्रीय बैंक है वो उनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, मना नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में। दूसरा हमारा टॉपिक है मुद्रा जारी करना। इसका अर्थ ये है कि जो आखिरकार जो हमारे देश के जो वित्त मंत्रालय है ना उनके द्वारा ही जो मुद्रा जारी किया जाता है, जो नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं वही ही पूरे देश में चलते हैं।
वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट जारी करने का एक अधिकार केवल केंद्रीय बैंकों को ही है। इस कार्य का इतना अधिक महत्व है कि केंद्र को निर्गमन बैंक भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये निर्गमन बैंक। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर के। जो निर्गमन बैंक है ये किसको कहा जाता है? आखिरकार जो मुद्रा जारी करता है इसे ही निर्गमन बैंक कहा जाता है। आगे देखते हैं सरकार का बैंक। जो आखिरकार जो सरकार का बैंक है किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में बताया गया है। सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। इसका अर्थ ये है कि सरकार का बैंक जो है ना, आप भारत के बारे में सुनते होंगे, जो भारत का बैंक है ना, किसी प्रकार से आखिरकार जो आप जाएंगे, जैसे कि यूएसए का डॉलर के रूप में पैसे होते हैं, तो भारत में उसका कहीं ना कहीं एक हिसाब से वो भारत के पैसे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, भारत में ही हो जाता है। जैसे कि उनका जैसे यूएसए है ना, तो यूएसए का किस प्रकार से संबंध भारत का है उसके बारे में बताया गया है कि बैंक का किस प्रकार से रोल कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है कि एजेंट के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ परामर्शदाता के रूप में काम करता है उसके बारे में बताया गया है। सरकार बैंक के रूप में यहाँ सरकारी विभागों के खाते में पैसे भी अधिक मात्रा में रखते हैं और वह अपना सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ समझाने का प्रयास किया है मैंने कि यहाँ सरकार के लिए उसी प्रकार के कार्य करते हैं, जो आखिरकार जो सरकार होते हैं ना उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के साथ कार्य करते हैं। मतलब एक हिसाब से इनका जो रिलेशनशिप होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके बारे में बताया गया है। अंतिम ऋणदाता क्या होता है? जो अंतिम ऋणदाता होता है किस प्रकार से होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अंतिम ऋणदाता देश के अन्य व्यापारिक बैंकों के लिए यहाँ भी केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। कैसे है ये जान लेते हैं कि जो बैंक होता है ना, बैंकों को सही से भी जो ऋण होता है, कहीं से भी जो ऋण होता है प्राप्त नहीं होता है, तब यहाँ केंद्रीय बैंक से ऋण मांग की जाती है। जो आखिरकार जो केंद्रीय बैंक है ना, किसी न परिस्थिति में वो जो केंद्रीय बैंक है वो किसी न किसी तरीके से जो मदद करेगा ही करेगा। और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर देखता है किस प्रकार से आखिरकार जो परिस्थिति पैदा हो रही है वो कैसी है, और व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। यहाँ न केवल संकट के समय बैंकों को ऋण प्रदान करता है, बल्कि दिवालिया जैसे कि कोई बैंक लूट जाता है या फिर लूट लिया जाता है किसी भी बैंक को, तो उस समय भी जो आखिरकार जो हमारा केंद्रीय बैंक है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारी मदद करता है। इसके लिए रक्षा के लिए भी और गारंटी कर्ता के रूप में इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अंतिम ऋणदाता, इसे ही अंतिम ऋणदाता के रूप में माना जाता है। मुद्रा का नियंत्रण, पांचवा हमारा है मुद्रा का नियंत्रण। जो मुद्रा का नियंत्रण है सरकार के द्वारा किस प्रकार से रखा जाता है उसके बारे में बताया गया है। ये क्या जान लेते हैं। साख नियंत्रण से अभिप्राय है साख की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार जो कमियां होती है ना उसमें अधिक मात्रा में वृद्धि की जाती है, इसे ही मुद्रा का नियंत्रण कहा जाता है। इसका अर्थ ये है ना, जो मुद्रा है ना उसमें कहीं ना कहीं हिसाब से वृद्धि की जाती है अधिक मात्रा में, ताकि जो हमारे पास जो पैसे की कमी है ना वो कभी कमी ही ना हो पैसे की। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास पैसे की कभी कमी ना हो और हम किसी भी देश पर जो है अधिक मात्रा में निर्भर ना रहें। दूसरे शब्दों में कहें तो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि दूसरे शब्दों में किस प्रकार से आखिरकार जो केंद्रीय बैंक है अर्थव्यवस्था के आर्थिक हितों का ध्यान में रख करके मुद्रा पूर्ति तथा साख नियंत्रण रखता है। इसका अर्थ ये है कि जो केंद्रीय बैंक है ना कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था को देख करके, अपने आर्थिक हितों को देख करके जो है मुद्रा पूर्ति करता है, मुद्रा की अधिक मात्रा में पूर्ति करता है और इकट्ठा करता है। साख नियंत्रण में भी कहीं ना कहीं हिसाब से बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है। आगे देखते हैं क्या हमारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के एग्जाम के लिए। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ना थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा सिर्फ समझाने का प्रयास किया है मैंने। जब हमारी एपिसोड वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में कि जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार। ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया आप लोगों की, जब माना कि जो CRR 0.2% है और प्रारंभिक जमाएं इतना हमें 5000 दिया गया और अनुपात हमें 20% दिया गया है, तो इसमें कुल प्रारंभिक जमाएं ज्ञात करना है। आखिर जो कुल प्रारंभिक जमाएं क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। माना कि इतना ये दे रखा है CRR 0.2% दे रखा है, जो प्रारंभिक जमाएं हैं 5000 दे रखा हुआ है और जो अनुपात हमें 20% दे रखा है। तो आगे देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व है।
जो आखिरकार जो के रूप में ज्ञात करना है ना, मतलब कुल प्रारंभिक जमाएं ज्ञात करना है, तो 1 + c 1 अपॉन में, जैसे कि 1 अपॉन में, एक मिनट, 1 अपॉन में CRR ये लिख देंगे पूरा। उसके बाद में CRR कितना दे रखा है हमें, 20% दे रखा है कि 20% क्या है आखिरकार जो हमारा अनुपात दिया गया है 1 × 20%, यानी कि जो 20% को हम हटाएंगे ना तो यहाँ पर हमारा 100 ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1 × 100 अपॉन में 20, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5। जो हमारा के है ना वो निकल कर आ जाएगा। तो जो ये के है ना हमारा 5 है। इसके बाद में कुल जमाएँ हैं, तो कुल जमाओं का जो कुल प्रारंभिक जमाओं का हम फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो कुल प्रारंभिक जमाओं के बराबर है इक्वल टू प्रारंभिक जमाएं प्लस में के को हम जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे, सॉरी ये इंटू का मार्क्स है, इंटू का साइन है, मैंने प्लस कर दिया गलती से। तो 5000 × 5 इक्वल टू कुल जमाएं, मतलब कुल प्रारंभिक जमाएं आगे टोटल 25,000 यहाँ पर आ गया है। तो ये मैंने एक छोटा सा समझाने का पार्ट आप लोगों को प्रयास किया है। बाकी जो एपिसोड वाली वीडियो आई उसमें हम अच्छे से समझाएंगे पूरी क्लियरिटी के साथ। आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ चैप्टर जो 6 चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ थ्योरी वाला चैप्टर है जो पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम एपिसोड वाली वीडियो में पूरे जो मैथ के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं उनको करवाएंगे, तो आप बेफिक्र होकर रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके वीडियो के बारे में आप लोग को जरूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी थी, आखिरकार किस प्रकार से लगी। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।